मैं दरियाव पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मानव शरीर कई प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अति आवश्यक होता है। हर अंग को, हर संरचना को इनकी आवश्यकता होती है। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन इलेक्ट्रोलाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए बॉडी में कुछ मूवमेंट्स होती है, कुछ गतियाँ होती है, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे कि ओस्मोसिस या परासरण क्या होता है, या विसरण और डिफ्यूजन किसे कहते हैं। तो हम आज जानेंगे कि परासरण किस प्रकार बॉडी के मूवमेंट में सहायक होता है और किस प्रकार विसरण बॉडी के जो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रोलाइट है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हेल्पफुल होता है। ओस्मोसिस और डिफ्यूजन से रिलेटेड इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आज को आपके इस वीडियो में। तो आप सभी अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आपके नॉलेज के ग्राफ को बढ़ाइए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन सब्सक्राइबर ने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस नहीं किया, प्लीज़ वो अभी नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी जो नए वीडियो उनका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँच सके। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में किस प्रकार अलग अलग सब्सटेंसेस, गैस, लिक्विड्स या अन्य सॉल्यूशन है वो किस प्रकार मूवमेंट करते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स के आधार पर ये मूवमेंट होती है, इनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इन आवर बॉडी इट इज़ इसेंशियल दैट सब्सटेंसेस सच एज मोलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट मूव अराउंड बिकॉज। मानव शरीर में कई मोलिक्यूल्स, कई इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ से वहाँ जाना ज़रूरी होता है। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसी मूवमेंट होती है, यदि नहीं होती है तो क्या होगा, और होती है तो क्यों होती है, तो इसको एक एक करके अपन समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मस्ट मूव एंड रीच द टिश्यूज दैट दे आर टारगेटेड टू नोरिश। हम जो भोजन करते हैं उस समय जो न्यूट्रिशन मिलता है वो न्यूट्रिशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है। अब अब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ जाता है, ब्लड में। अब ब्लड से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो जिन 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 अंगों को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वहाँ तक ये पहुँचाया जाता है, इसलिए मूवमेंट होती है। नंबर 2, वेस्ट सब्सटेंसेज मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द टिश्यूज टू देयर एग्जिट पॉइंट्स फ्रॉम द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन वेस्ट को शरीर से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए भी मूवमेंट ज़रूरी है। जहाँ वो वेस्ट जनरेट हो रहा है वहाँ से वो उसके टारगेट पॉइंट तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाए। नेक्स्ट है, टू एंटर द बॉडी फ्रॉम इनहेल्ड एयर ऑक्सीजन गैस मस्ट मूव अक्रॉस फर्स्ट द एल्यूलर वॉल एंड देन द वॉल ऑफ कैपिलरी टू गेट इनटू द ब्लड। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन गैस आती है। ये ऑक्सीजन गैस लंग्स में जाती है, लंग्स से एल्यूलाई में जाती है, लंग्स का पार्ट होता है एल्यूलाई। एल्यूलाई इसमें गैस एक्सचेंज होता है, वहाँ से ये कैपिलरीज में पहुँच जाती है और कैपिलरीज से ये गैस पूरे ब्लड में चली जाती है। इस प्रकार ब्लड से पूरी बॉडी को गैस डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए मूवमेंट जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेशन मॉलिक्यूल्स सच एज हार्मोन्स हैव टू ट्रेवल फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू देयर डेस्टिनेशन। बॉडी में अलग अलग प्रकार के हार्मोन, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ सीक्रेट करती है। ये हार्मोन जहाँ बनते हैं वहाँ से इनके टारगेट अंगों तक ले जाने के लिए इनको मूवमेंट ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, वाटर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी हैज़ टू मूव इन ऑर्डर टू बी एबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी फ्लूइड्स एंड कीप सोल्यूट्स एट अप्रोप्रिएट फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशंस दस मेंटेनिंग होम्योस्टासिस। जल हमारे जीवन का आधार है। जल एक प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूंट होता है हमारे शरीर का, सबसे ज़्यादा जो घटक पाया जाता है बॉडी वेट का वो जल ही होता है। अब ये जल जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, मूवमेंट इसलिए करता है क्योंकि बॉडी के हमारे जो अलग अलग प्रकार के फ्लूइड होते हैं उनमें जो सोल्यूट्स होते हैं, जो घुले हुए पदार्थ होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन का नियत या फिक्स बना रहना ज़रूरी होता है, तभी बॉडी में होम्योस्टेसिस या बैलेंस रहता है। तो उनकी कॉन्सनट्रेशन को स्थिर रखने के लिए, उनमें वाटर की मात्रा फिक्स रखने के लिए बॉडी में, पूरी बॉडी में जो वाटर होता है वो यहाँ से वहाँ मूवमेंट करता रहता है। फ्रॉम ए फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सब्सटेंसेज विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू वन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन।
जैसा कि एक फिजिक्स का सामान्य सिद्धांत होता है कि जिस पदार्थ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी और जिसकी लो होगी, तो जो मूवमेंट होगी वो कहाँ से होगी, हायर से लोअर की ओर, ज़्यादा से कम की ओर। अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो बैरियर इन द वे, तो हायर से लोअर की तरफ किसी प्रकार के बिना बाधा के जनरली पदार्थ मूवमेंट करते हैं। बिटवीन टू सच एरियाज देयर एग्जिस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अकर्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और डाउन हिल। अब हाई और लो के बीच में कुछ कंसंट्रेशन वाले पदार्थ होते हैं, तो जो भी मूवमेंट होगी वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होती है, उच्च से निम्न की ओर, हाई टू लो की ओर। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट। इस प्रकार हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होती है, गति होती है, इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान किसी प्रकार की एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए दिस प्रोसेस इज देयरफॉर नोन एज पैसिव। ऐसी प्रोसेस जिसमें मूवमेंट के दौरान कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है वह पैसिव प्रोसेस कहलाती है, जिसमें मॉलिक्यूल्स या जो पदार्थ होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन द बॉडी ऑफ सब्सटेंसेज मूविंग अप हिल। परंतु ऐसे कई प्रक्रियाएं होती है, कई प्रोसेस है, कई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें जो मूवमेंट होती है वो निम्न से उच्च की ओर जाती है, लो टू हायर कॉन्सेंट, उल्टी यहाँ पे ये उल्टा है, लो टू हायर की ओर, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उस कंडीशन में लो टू हायर की ओर भी जाती है। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की या सॉल्वेंट की होती है। इन दिस केस केमिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और यदि कोई भी पदार्थ लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है, मान लीजिए पानी को अपने को नीचे से ऊपर पहाड़ी की ओर चढ़ाना है, जब ऊंचाई वाले एरिया, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मोटर पंप सेट लगाना पड़ेगा, तभी अपन उसको पंप कर पाएंगे। मीन्स वहाँ पे हमें एनर्जी चाहिए होती है, और मानव शरीर में जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी होती है, जो एटीपी होती है वो ये काम करती है। दिस प्रोसेस आर नोन एज एक्टिव, अर्थात वह मूवमेंट जिसमें मॉलिक्यूल्स को लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की ओर गति करवानी होती है, जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ पे वह मूवमेंट एक्टिव कहलाती है। इसी का एक एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम ए लोअर टू ए हायर कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंसेज होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो निम्न से उच्च सांद्रता की ओर, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं या गति करते हैं। केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्राइव्स स्पेशल प्रोटीन कैरियर्स मॉलिक्यूल्स दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन आइदर डायरेक्शन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान हमारी जो एटीपी होती है, केमिकल एनर्जी, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ हमारी जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उस सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि इसमें सेल मेम्ब्रेन को दर्शाया गया है। आउटसाइड सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऊपर का जो भाग, नीचे दिखाया गया इनसाइड सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन के अणु आप देख पा रहे हैं, ये जो लाल लाल डॉटेड बिंदु दिख रहा है, इसमें एरो मार्क्स लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एनर्जी के थ्रू इस दोनों प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच में से क्या कर रहा है, एक प्रकार से गेट है, इसके बीच में से निकल रहा है। इसके ठीक नीचे का जो चित्र है उसमें देख रहे हैं आप कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जब ये सब्सटेंस ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ऊपर का हिस्सा तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और नीचे का हिस्सा खुल जाता है। इस प्रकार इस पदार्थ का क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। इसमें केमिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक साइट के रूप में काम करते हैं। द कैरियर साइट आर स्पेसिफिक एंड कैन बी यूज्ड बाय ओनली वन सब्सटेंस। इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें स्पेसिफिक विशिष्ट साइट होती है, वहाँ से ही सब्सटेंस गुजर सकते हैं। जिस प्रकार अपन टोल प्लाजा होते हैं हाईवे पे, वहाँ से साधन निकले, इधर उधर से अपन हाईवे से नहीं जा सकते, वैसे एक प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल टोल प्लाजा की बातें काम करते हैं। Therefore, the rate at which a substance is transferred depends on the number of sites available. इसलिए किसी पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा,
उसकी रेट क्या होगी, डिपेंड करता है कि सेल मेम्ब्रेन में कितनी साइड ऐसी अवेलेबल है जहाँ से वो पदार्थ निकल सकता है। किसी टोल गेट पे ज़्यादा काउंटर होंगे तो जल्दी से ज़्यादा गाड़ियाँ निकल पाएंगी। अगर उसी टोल प्लाजा पे अगर 2 ही गेट है, एक आने का एक जाने का, तो लाइन लंबी लग जाती है। इसी प्रकार जब साइड ज़्यादा होगी तो ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होगा, साइड कम होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कम होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है सोडियम पंप, आपने नाम सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है जो आगे भी काम में आने वाली, कई कंपटीशन में इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स मेंटेन्स होम्योस्टासिस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम एंड पोटेशियम। हमारी बॉडी के 2 महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट सोडियम और पोटेशियम के होम्योस्टासिस का जो प्रिंसिपल जो कंसेप्ट है वो सोडियम पंप के द्वारा किया जाता है। इट मे यूटिलाइज अप टू 30% ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक प्रोसेस होती है, इसमें एनर्जी खर्च होती है, तो सोडियम पंप मैकेनिज्म में लगभग हमारी सेलुलर मेटाबॉलिज्म की 30% एनर्जी इसमें खर्च हो जाती है। दिस प्रिंसिपल केटाइंस आर पोटेशियम इंट्रासेलुलरली एंड सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलरली। हमारी बॉडी के 2 महत्वपूर्ण केटाइंस या धनायंस होते हैं, पोटेशियम या इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में पाया जाता है और सोडियम या एक्स्ट्रा सेलुलर केटायंस होता है। कई कंपटीशन में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए बात को आप याद रखें कि पोटेशियम इंट्रासेलुलरली पाया जाता है और सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलरली पाया जाता है, इनसाइड सेल एंड आउटसाइड सेल। देयर इज ए टेंडेंसी फॉर दीज आयंस टू डिफ्यूज डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ये जो आयंस होते हैं इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये अपनी कॉन्सेंट्रेशन से डाउन की तरफ ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूज होते रहते हैं। पोटेशियम आउटवर्ड एंड सोडियम इनटू द सेल। पोटेशियम जो कि एक प्रकार का इंट्रासेलुलरली होता है वो आउटर या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में डिफ्यूज होने लगता है, और जो सोडियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में पाया जाता है, उसकी टेंडेंसी डिफ्यूज किधर होता है, इनटू द सेल, इंट्रासेलुलर में, मतलब विपरीत की ओर ये जाने लगते हैं। होम्योस्टासिस इज मेंटेन्ड एज एक्सेस सोडियम इज पम्प्ड आउट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन एक्सचेंज फॉर पोटेशियम। तो जब ये पोटेशियम सेल से बाहर जा रहा है, सोडियम सेल में आ रहा है, तब ये बैलेंस कैसे गड़बड़ा जाएगा बॉडी का, तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जो सोडियम होता है वो सेल से बाहर भेज देता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, और जो पोटेशियम होता है वो अंदर आ जाता है। इस प्रकार सोडियम को बाहर निकाल के और पोटेशियम को सेल में अंदर लेके होम्योस्टासिस या बैलेंस मेंटेन कर दिया जाता है। ये सोडियम पंप सिस्टम कहलाता है। पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन द बॉडी प्रोसीड्स यूजुअली बाय 2 मेन वेज। ये हमने बात समझी पहले कि एक्टिव क्या होता है जिसमें एनर्जी खर्च हो रही है, सोडियम पंप हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इस प्रकार होता है। लेकिन पैसिव मूवमेंट में किसी प्रकार की एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है। हमारी बॉडी में 2 प्रकार के प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके थ्रू पैसिव मूवमेंट होती है। नंबर 1 डिफ्यूजन विसरण, और नंबर 2 ऑस्मोसिस या परासरण। ये आपने बायोलॉजी में अच्छे से पहले भी सुना होगा नाम। तो नंबर 1 है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो केमिकल पदार्थ होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूवमेंट करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर गति करते हैं, यही डिफ्यूजन होता है, विसरण। एंड अकर्स मेनली इन गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस। वो केमिकल चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो या सॉल्यूशन हो, तरल हो, गैस हो, इन तीनों अवस्थाओं में ये डिफ्यूजन होता है। दिस प्रोसेस enables the transfer of oxygen from the alveoli of the lungs through the alveolar and capillary walls into the blood। ऑक्सीजन जो लंग्स में होती है एल्वियोलाई में, वो ब्लड में जाती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू जाती है, क्योंकि जो एल्वियोली होती है, हम जब श्वास लेते हैं अंदर तो एल्वियोलाई में फुल ऑक्सीजन भरी होती है, और इन एल्वियोलाई के चारों तरफ जो कैपिलरी लिपटी रहती है उनमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, इसलिए एल्वियोलाई में ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है और ब्लड में कम है, तो एल्वियोलाई से ये ब्लड में चली जाती है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है और ब्लड में पहुंच जाती है।
एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। सुगर मोलिक्यूल्स हीप्ड एट द बॉटम ऑफ a cup of coffee which has not been stirred well in time become evenly distributed throughout the liquid by diffusion। इस डायग्राम में आपको दो कप दिखाई दे रहे हैं, कप ए बिफोर डिफ्यूजन का है और कप बी आफ्टर डिफ्यूजन का है। एक कप है ए वाला जिसमें कॉफ़ी है, उसमें अपने 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच शक्कर डालते हैं, वो चम्मच शक्कर डालते ही कॉफ़ी के पेंदे में जाके बैठ जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक समय आता है जब ये शक्कर पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, ये सारे क्रिस्टल्स गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, डिफ्यूजन के कारण, क्योंकि शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, वो धीरे धीरे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते रहते हैं और पूरी चाय में या पूरी कॉफ़ी में या पूरे दूध में जो चीनी के जो एटम्स होते हैं वो डिफ्यूज जाते हैं और चीनी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज स्पीड अप if the temperature rises or the concentration of the diffusing substance is increased। अब डिफ्यूजन को दो चीज़ें प्रभावित करती है। नंबर 1 तापमान, यदि उस पदार्थ का तापमान बढ़ा दिया जाए उस सब्सटेंस का तो डिफ्यूजन भी फास्ट हो सकता है। जैसे जनरली अपन क्या करते हैं, जब दूध गर्म करते हैं, चाय गर्म करते हैं, कॉफ़ी गर्म करते हैं तो शक्कर का जल्दी से क्या हो जाती है, गायब। जबकि अपन पड़े अगर कॉफ़ी में 1 चम्मच शक्कर डालेंगे तो काफ़ी समय ले लेती है घुलने में। तो टेम्परेचर क्या कहता है, डिफ्यूजन को बढ़ाता है। नंबर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, अगर जो पदार्थ डिफ्यूज हो रहा है उसकी अगर मात्रा बढ़ाएंगे तो वो फास्टली क्या होता है, डिफ्यूज होने लगता है। डिफ्यूजन कैन आल्सो अकर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सच एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से भी हो सकता है, जैसे हमारी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके थ्रू डिफ्यूजन होता है। इन दिस केस ओनली दोज मोलिक्यूल्स एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन कैन डिफ्यूज थ्रू। परंतु यहाँ पे एक शर्त होती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है उसके थ्रू केवल वही मोलिक्यूल जा सकते हैं जो उसमें जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं उनकी साइज से छोटे हो। जो बड़े मोलिक्यूल्स है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैपिलरी वॉल इज इफेक्टिवली ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वेयरएज वाटर कैन ट्रेवल फ्री इन आइदर डायरेक्शन अक्रॉस इट। अब हमारी बॉडी में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके रूप में कैपिलरी जो वाल होती है वो काम करती है। कैपिलरी वाल में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो इन छिद्रों से प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो आसानी से क्रॉस हो सकता है। परंतु जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, लार्ज प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स आर टू लार्ज टू क्रॉस एंड देयरफॉर रिमेन इन ब्लड। परंतु जो हमारे ब्लड में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये जो प्लाज्मा जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैपिलरी से आर पार नहीं जा सकते, क्योंकि कैपिलरी के छिद्रों की तुलना में ये प्रोटीन्स और आरबीसी क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए वाटर आसानी से दोनों साइड में आर पार जा सकता है, परंतु आरबीसी और प्रोटीन नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हेन इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अचीव्ड बाय डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब दूसरी मूवमेंट जो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसका नाम है परासरण या ऑस्मोसिस। Osmosis is the movement of water down its concentration gradient across a semi-permeable membrane। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि दो एनवायरनमेंट के बीच में, दो सॉल्यूशन के बीच में या दो पदार्थों के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें पदार्थ उस परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक साइड से दूसरी साइड की ओर जाते रहते हैं, और जब तक दोनों साइड में कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं रहती तब तक आपस में आदान प्रदान होता रहता है, और इसको अपन होम्योस्टासिस या इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो जो भी दोनों जो सॉल्यूशंस होंगे, दोनों एरिया होंगे, उनमें जो सोल्यूट पाए जाते हैं, जो घुले हुए पदार्थ होते हैं, उनकी सांद्रता बराबर नहीं होती, तब तक क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होता रहता है। ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecules through a selectively permeable membrane from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration। तो समझिए होता क्या है, ऑस्मोसिस एक स्वतः होने वाली
प्रक्रिया होती है किसकी, सोलवेंट की। सोलवेंट क्या होता है, ए लिक्विड इन विच ए मटेरियल डिजोल्व टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में किसी भी तरल पदार्थ में घुले हुए पदार्थों को सोलवेंट कहते हैं। मोलिक्यूल्स थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अब सोल्यूट क्या है, किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व या घुले हुए पदार्थों को सोल्यूट कहते हैं। तो ऑस्मोसिस में जो घुले हुए पदार्थ होते हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं। तो डिफ्यूजन के तुलना में ऑस्मोसिस में उल्टा काम होता है कि जो सोल्यूट होते हैं, घुले हुए पदार्थ होते हैं सॉल्यूशन में, जहाँ सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन कम होती है वहाँ से वो कहाँ गति करने लगते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। ये विपरीत मूवमेंट होती है। This is usually because the solute molecules are too large to pass through the pores in membranes। अब ऐसे पदार्थ जो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। द फोर्स विथ विच दिस अकर्स इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। परंतु ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो बड़े जो मॉलिक्यूल जो डिफ्यूजन से जो नहीं जा पाते हैं वो ऑस्मोसिस से चले जाते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रेशर लगता है जिसे अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। परासरण दाब होता है जो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर देता है, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार भेज देता है। नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर इज 26 to 28 mm ऑफ Hg। हमारे प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो पदार्थों को मूवमेंट करवाता रहता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, वह सामान्यतः 26 से 28 mm ऑफ Hg का दाब लगता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। वाटर crosses the membrane down its concentration gradient from the side with the lower solute concentration to the side with the greater solute concentration। तो उसमें जब प्रेशर लगता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो जल होता है वो कम सांद्रता वाले सोल्यूट से हायर सांद्रता वाले सोल्यूट की तरफ मूवमेंट करने लगता है। दिस डाइल्यूट्स द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेट द मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब क्या होगा कि जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन जब जल जाएगा तो उस हायर कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। और जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन थी, जो सॉल्यूशन डाइल्यूट था पहले, वो क्या हो जाएगा, अब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। मतलब वहाँ से जल कम हो रहा है इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, और सामने तरफ जो भाग के जा रहा है जल दूसरी तरफ, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है, उसको डाइल्यूट करने लगता है। ऑस्मोसिस प्रोसीड्स अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब तक दोनों साइड में सोल्यूट की मात्रा बराबर नहीं हो जाती है घुले हुए पदार्थों की, तब तक क्या होता रहता है, ऑस्मोसिस चलता रहता है। एट विच पॉइंट द सॉल्यूशन ऑन ईच साइड ऑफ द मेम्ब्रेन आर ऑफ द सेम कंसंट्रेशन एंड आर सेड टू बी आइसोटोनिक। ऐसी स्थिति जब उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ जब सेम अमाउंट हो जाती है सॉल्यूशन की, जो कॉन्सेंट्रेशन वो समान हो जाती है, तब वह सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। हमारी बॉडी में कई फ्लूइड होते हैं जो अभी हमें लगाते हैं। जब हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार के फ्लूइड लगते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकली अपने सीखने की, तो हम उसमें ये आगे देखेंगे। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर है या बराबर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की, वह आइसोटोनिक विलयन या सॉल्यूशन कहलाता है। ऑस्मोसिस कैन बी अंडरस्टूड बाय यूजिंग द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एज एन एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं कि हमारी जो आरबीसी होती है उसकी जो वाल्स होती है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और वो जब प्लाज्मा में रहती है तो किस प्रकार ऑस्मोसिस होता है अपन आगे समझते हैं। The concentration of water and solutes in the plasma is maintained within a very narrow range because if the plasma water concentration rises, the plasma becomes more dilute than the intracellular fluid within the red blood cells. Then water will move down its concentration gradient across the membrane and into the red blood cells. तो आइए बहुत महत्वपूर्ण फिजियोलॉजी अपन समझते हैं हमारे शरीर की कि क्या होता है ऑस्मोसिस और किस प्रकार आरबीसी को ये अपनी शेप में मदद करता है। The concentration of water and solutes in the plasma is maintained within a very narrow range।
हमारे प्लाज्मा में जो वाटर और सोल्यूट्स की जो मात्रा घुले हुए पदार्थों की, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी एक बहुत नैरो या वो एक टिपिकल रेंज होती है, वो हमेशा उसी में बने रहते हैं, तभी हमारे जीवन का होम्योस्टासिस या बैलेंस बना रहता है। क्योंकि अगर प्लाज्मा में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है, मीन्स प्लाज्मा अगर डाइल्यूट होने लगता है, तब क्या होने लगता है, इंट्रासेल्युलर जो फ्लूइड होता है आरबीसी में, वो क्या होने लगता है। अब वाटर क्या करेगा इस कंडीशन में कि अगर प्लाज्मा डाइल्यूट ज़्यादा होने लगता है, प्लाज्मा में वाटर कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है इंट्रासेल्युलर या आरबीसी की तुलना में, देन वाटर विल मूव डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड इनटू द आरबीसी, क्या, रेड ब्लड सेल्स। अब जब प्लाज्मा डाइल्यूट हो रहा है तो प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो रही है और इंट्रासेल्युलर मीन्स आरबीसी में कॉन्सेंट्रेशन उसकी तुलना में बढ़ रही है, तब क्या होगा, ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा से जो वाटर है वो आरबीसी में एंटर करने लगता है। दिस में कॉज द रेड ब्लड सेल्स टू स्वेल एंड बस्ट। अगर प्लाज्मा डाइल्यूट होता है, कॉन्सेंट्रेशन लो होती है और आरबीसी में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है, तो सारा वाटर लो टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर गति करने लगता है और आरबीसी क्या होने लगती है, जब जल आरबीसी में प्रेस करेगा तो आरबीसी फूलने लगती है और ये फट सकती है। इन दिस सिचुएशन द प्लाज्मा इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। जब प्लाज्मा डाइल्यूट हो जाता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाती है, तब वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होती है सामने वाले सॉल्यूशन की तुलना में, तो वो हाइपोटोनिक कहलाता है। कन्वर्सली इफ द प्लाज्मा वाटर कंसंट्रेशन फॉल्स so that the plasma becomes more concentrated than the intracellular fluid within the red blood cells। अब बात उल्टी हो जाती है। अब अपन विपरीत स्थिति समझते हैं कि अगर प्लाज्मा का वाटर कंसंट्रेशन कम होने लगता है, मीन्स प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है आरबीसी की तुलना में, तब क्या होगा, मीन्स प्लाज्मा हाइपरटोनिक हो गया। अब वाटर पैसिवली मूव्स बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द ब्लड सेल्स इनटू द प्लाज्मा। अब क्या होगा, जब प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई, आरबीसी की लो हो गई, तब क्या होगा, आरबीसी से वाटर निकलेगा और प्लाज्मा में आने लगता है। जब आरबीसी से वाटर बाहर आने लगता है तो आरबीसी श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है और इस प्रकार आरबीसी चिपक जाती है। दी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब इस डायग्राम से अपन समझो, अपने अभी देखा बात की कि प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तब क्या होगा, प्लाज्मा की लो होगी तब क्या होगा, आरबीसी की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी तो क्या होगा, हाई होगी तो क्या हो रहा है। जो अपन जो दो चीज़ें अभी देखी है उसको अपन चित्र के माध्यम से समझते हैं। वाटर मूवमेंट व्हेन ए रेड ब्लड सेल्स इज सस्पेंडेड इन सॉल्यूशन ऑफ वेरिंग कॉन्सेंट्रेशंस। अलग अलग प्रकार के कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन जब आरबीसी को अपन रखते हैं तो आरबीसी के साथ क्या होता है, ये अपन चित्र से समझ रहे हैं। यहाँ पे चित्र ए है, चित्र ए में क्या हो रहा है, चित्र ए का एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें एक आरबीसी रखी हुई है। अब आइसोटोनिक का मतलब क्या हो रहा है कि आरबीसी का की जो कॉन्सेंट्रेशन है, आरबीसी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और इस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आरबीसी से ना तो वाटर बाहर जाएगा ना आरबीसी में वाटर एंटर करेगा। ये एक बैलेंस वाली स्थिति होती है। अब चित्र बी को देखिए आप, चित्र बी एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। चित्र बी में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब आरबीसी रखते हैं तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है आरबीसी की ज़्यादा, तो ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से जो वाटर है वो आरबीसी में एंटर करने लगता है और आरबीसी धीरे धीरे फूलने लगती है और आरबीसी लास्ट में क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है। अपन एक दाग होता है, किशमिश होता है, उसको पानी में डालते हैं, सेम ये चीज़ होती है कि पानी में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है और उसकी हाई है, तो पानी क्या करेगा, दाग में प्रवेश करता है और दाग क्या होता है, पूरा फूल जाता है। वैसे हमारी आरबीसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाती है, फूल जाती है। अब तीसरी बात, चित्र सी में देखिए आप, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि आरबीसी में कॉन्सेंट्रेशन लो है और इस पानी में कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा, लो टू हाई होगा, तो आरबीसी का जो वाटर है वो सॉल्यूशन में लीक होने लगता है और इस प्रकार धीरे धीरे आरबीसी क्या हो जाती है, श्रिंक। इस चित्र अपन देख रहे हैं सी वाले में कि आरबीसी पूरी तरह से क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो आरबीसी फूल रही है, ये भी होम्योस्टासिस नहीं है। आरबीसी श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, चिपक रही है, ये भी होम्योस्टासिस नहीं है।
तो हाइपोटोनिक बॉडी में हाइपोटोनिसिटी और हाइपरटोनिसिटी दोनों कंडीशन में ये हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, हेल्थी नहीं है। इसलिए हमारा बॉडी में होम्योस्टासिस मेंटेन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का बना रहना ज़रूरी होता है। ब्लड में जो एल्बुमिन्स होता है ये काम करता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी समान अवस्था में रहती है, हाइपोटोनिक में फूल जाती है और हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। आइए बात करते हैं आगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक क्या होते हैं और हाइपोटोनिक क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर उनके अलग अलग प्रकार के टाइप्स। नंबर 1 आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप जब वार्ड में जाएंगे, ड्यूटी करेंगे, तो ये बात समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम पेशेंट को अलग अलग प्रकार के आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो हमें एज ए नर्स ये पता होना चाहिए कि ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक है, क्योंकि जब ये बॉडी में जाएंगे तो हमारे बॉडी का होम्योस्टासिस ये इफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशंस which have the same osmotic pressure across a semi-permeable membrane known as isotonic solution। ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ है, वो एक तरफ एक सॉल्यूशन, दूसरी तरफ दूसरा सॉल्यूशन है, और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, इट मीन्स क्या होगा, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। द सॉल्यूशन ऑन आइदर साइड ऑफ ए सेल आर आइसोटोनिक if the concentration of solute outside the cell is equal to the concentration of the solute inside the cell। जो सेल होती है उसके बाहर की कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन जब बराबर होती है तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आइसोटोनिक। तो अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो जब हम आईवी फ्लूइड लगाते हैं उसमें 0.9 ग्राम% जो नॉर्मल सेलिन होता है वो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स हम अब अगर ब्लड में उसको चढ़ाएंगे तो उस स्थिति में आरबीसी का जो वाटर लेवल है उसमें किसी प्रकार इम्बेलेंस नहीं होगा, क्योंकि वह सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे बॉडी के बराबर उसका रहता है। इसी प्रकार लैक्टेटेड जो रिंगर्स होते हैं वो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें, नॉर्मल सेलाइन और लैक्टेटेड रिंगर्स दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स देन अनदर सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो होती है सामने वाले सॉल्यूशन की तुलना में। अगर अपन प्लाज्मा से तुलना करें तो प्लाज्मा की तुलना में या आरबीसी की तुलना में इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। ए सॉल्यूशन आउटसाइड ऑफ ए सेल इज कॉल्ड हाइपोटोनिक इफ इट हैज़ ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स देन द साइटोसोल। अगर अपन सेल से तुलना करें, आरबीसी से तुलना करें, अगर सेल की कॉन्सेंट्रेशन की तुलना में इसके सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जांपल्स क्या है, 0.45% नॉर्मल सेलाइन या आधी कॉन्सेंट्रेशन का हाफ नॉर्मल सेलाइन क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स देन अनदर सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सामने वाले या उसके कंपैरिजन में अपन जिससे अपन तुलना कर रहे हैं उसकी तुलना में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो अधिक होती है। ए सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड हाइपरटोनिक इफ इट हैज़ ए ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन द साइटोसोल। अगर अपन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन सेल्स में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी साइटोसोल की तुलना में कॉन्सेंट्रेशन अधिक होती है। एग्जांपल्स क्या है, हमारी बॉडी में जो अपन बाहर से फ्लूइड लगाते हैं उसमें डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन जिसमें ग्लूकोज या D5 होता है और साथ में इसमें नॉर्मल सेलाइन, दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि बॉडी में जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रोलाइट की, गैसेज की, फ्लूइड की या लिक्विड की, उसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के प्रिंसिपल से होती है। ये दोनों एक पैसिव प्रोसेस होती है। इसी के साथ साथ जो एक्टिव प्रोसेस होती है, अगर अपन लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर किसी पदार्थ को भेजना चाहते हैं तो उसमें हमें एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, उसमें केमिकल एनर्जी खर्च होगी, तभी बलपूर्वक वो चीज़ लोअर से हायर की ओर जाती है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में लोअर हायर टू लोअर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर टू हायर होती है। और ऑस्मोसिस में एक सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, सामने वाले की ज़्यादा है, हाई है,
तो लो टू हाई होगी, बट इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चले जाते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आसानी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आगे समझने के लिए, आगे के टॉपिक्स को देखते हुए हमें आनी चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके अन्य फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इस वीडियो का लिंक उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।